ये अगर ये एक बार पेशेंट अगर बायोलॉजिकल डेथ में चला गया, बायोलॉजिकल डेथ में फाइनल डेथ ऑफ द पेशेंट, परमानेंट उसको ब्रेन डेड हो जाएगा। लेकिन क्लिनिकल डेथ में अभी तक पेशेंट का पूरी तरह से डेथ नहीं हुआ, ये रिवाइव हो सकता है। अगर क्लिनिकल डेथ में आपको प्रोसीजर मालूम है, टेक्निक मालूम है, तो ये हम इसको रिवाइव कर सकते हैं। बट वंस पेशेंट गोज इन द बायोलॉजिकल डेथ, पेशेंट कैन नॉट बी रिवाइव, पेशेंट को फिर उसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल डेथ मतलब परमानेंट डेथ ऑफ द पेशेंट या ब्रेन डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में क्या हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। लेकिन ये जो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच में जो गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और हम बताएं कि विदाउट फूड, अगर कोई आदमी फूड नहीं ले रहा है, अगर कोई आदमी फूड नहीं ले रहा है, खाना नहीं ले रहा है, तो ये 8 से 9 दिन या मोर देन 8 डेज तक ही जिंदा रह सकता है। 8-9 दिन या उससे ज्यादा भी जिंदा रह सकता है विदाउट फूड। अगर किसी को आप फूड नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, तो कितना दिन जिंदा रहेगा? 8-9 दिन तक जिंदा रह जाएगा। विदाउट वाटर, बगैर पानी के पेशेंट 3-4 दिन तक जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर। और अगर इमेजिन कीजिए, अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन कितना दिन रह सकता है पेशेंट, या कितनी देर रह सकता है? 3 मिनट। विदाउट ऑक्सीजन कितना देर रह सकता है? 3 मिनट। 3 मिनट मीन्स 180 सेकेंड। तो ये क्लिनिकल डेट और बायोलॉजिकल डेट के बीच में ये 180 सेकेंड का गैप है। ये 3 मिनट का गैप है। क्लिनिकल डेट में पेशेंट रिवाइव हो सकता है, बायोलॉजिकल डेट में पेशेंट रिवाइव नहीं हो सकता है। तो मतलब तो ये, लेकिन ये क्लिनिकल डेट और बायोलॉजिकल डेट के बीच में जो गैप है, ये 180 सेकेंड है। अगर इस आपको प्रोसीजर मालूम है, टेक्निक मालूम है कि हम कैसे बायोलॉजिकल डेथ में जाने से बचाएं। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब परमानेंट डेथ ऑफ द पेशेंट। आप उसका प्यूपिल देखेंगे, प्यूपिल डायलेट हो गया होगा, फिक्स हो गया होगा। जब एक बार प्यूपिल डायलेट और फिक्स हो जाए, इसका मतलब ब्रेन डेड हो गया पेशेंट को। ब्रेन डेड में आप पेशेंट को रिवाइव नहीं कर सकते हैं दोबारा। तो लेकिन जब क्लिनिकल डेथ में पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच जो टाइमिंग है 180 सेकेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। So if you are wise enough to utilize this period, the patient may be able to see the next morning. Otherwise, one life from the earth may be finished. तो अगर ये आपको ये 180 सेकेंड को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, इसको प्रॉपर वे मैनेज कर सकते हैं। और आपको टेक्निक मालूम है, सीपीआर का टेक्निक मालूम है, बीएलएस का टेक्निक मालूम है, एसीएलएस का टेक्निक मालूम है, तो चांस है कि पेशेंट रिवाइव हो जाए। अब आपको हम बताते हैं कि बीएलएस में क्या देखते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट, बीएलएस में 3 चीज होता है, ए बी सी। आपको याद रखना है ये एबीसी का टेक्निक। तो एबीसी में क्या होता है? ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर कार्डियक सर्कुलेशन, सी फॉर सर्कुलेशन, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ये जो एबीसी का प्रोसीजर था, अब थोड़ा सा 2010 के बाद ये चेंज हो गया है। अब ये हो गया है सी ए बी, सी ए बी। ये 3 चीज देखते हैं, सर्कुलेशन देखते हैं, एयरवे देखते हैं और ब्रीदिंग देखते हैं पेशेंट का। सबसे पहले पेशेंट का हम सर्कुलेशन देखेंगे, फिर एयरवे देखेंगे, फिर ब्रीदिंग देखेंगे। तो आप सब सपोज दैट कि अगर कोई पेशेंट है, सपोज दैट कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आपको मिल गया, या कहीं पे कोई आपको बुला के ले गया कि फलां पेशेंट कोई सडन अनकॉन्शियस हो गया, तो एज ए बीइंग मेडिकल स्टूडेंट या बीइंग ए डॉक्टर आपको क्या करना है? ये सीपीआर की टेक्निक ऐसी है कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द सीपीआर। और फैमिली में तो एक मेंबर को, कम से कम एटलीस्ट एक मेंबर को तो सीपीआर आना ही चाहिए। तो ये टेक्निक सीखना चाहिए। ये जो सीसीआईएम का कैरिकुलम है, सीसीआईएम का जो आप लोगों का ट्रांजिशनल कैरिकुलम है, इसीलिए उसने सिलेबस इसको रखा गया, इस टॉपिक को रखा गया कि आप लोग इससे अनअवेयर न रहें, इसके बारे में जाने ये क्या होता है, बीएलएस क्या होता है। तो बीएलएस के बारे में, पेशेंट के बारे में बताएंगे। सडन सपोज दैट कोई पेशेंट आया और अनकॉन्शियस कंडीशन में, बेहोश कंडीशन में, तो आपको क्या करना है? सपोज दैट कोई पेशेंट है,
कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या करते हैं उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, रिस्पॉन्स चेक करते हैं। पेशेंट के पास आपको जाना है, पेशेंट के पास जाकर के अगर आप उसके बारे में जानते हैं, पेशेंट का नाम जानते हैं, तो नाम लेके उसको बोलना है, जो भी नाम है, अगर मंजूर नाम है या एक्स वाई जेड जो भी नाम है उसका नाम लेके बोलना है कि आप ठीक हैं। कि अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा तो फिर वो जवाब दे देगा, अगर कॉन्शियस नहीं होगा तो उसको जेंटल शेक देना, हल्के से हिलाना है, जोर से नहीं हिलाना है। कभी भी अगर सर्वाइकल इंजरी होगा, आप जोर से उसको हिला देंगे तो उसमें चांस है कि नर्व की इंजरी हो जाए, तो पेशेंट को जेंटल शेक देना है। अगर जेंटल शेक देने के बाद भी अगर उसका कोई रिस्पॉन्स आ गया तब तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि पेशेंट कोई अल्कोहल वगैरह शराब वगैरह पी के लेटर आता है या फिर कोई नींद की दवाई खा के लेटर आता है, तो आपको उसके बाद फिर क्या करना है, अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपने पेशेंट का नाम लेके बोला, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जेंटल शेक दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आपका सेकेंड स्टेप जो होगा, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आप कॉल फॉर हेल्प, अगर दूसरा कोई आदमी आपको उसको आवाज देना है, कॉल फॉर हेल्प। और गेट एईडी, एईडी एक इंस्ट्रूमेंट है कि आप कॉल कीजिए हेल्प के लिए और एईडी के लिए बोलिए। अब यहाँ पे आ जाइए, का रिस्पॉन्स नहीं करना है, कर रहा है, तो आपने क्या किया, कॉल हेल्प के लिए बुलाया। दूसरा क्या करना है, अब उस पे सीएबी पे आ जाइए, उसका पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करना है, जो बताया ना कि स्टेप होता है सीएबी, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किस तरह से चेक करते हैं, जैसे कि पल्स हम लोग चेक करते हैं, पल्स में हम लोग नॉर्मली जो पल्स चेक करते हैं, कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं, एक तो नॉर्मली जो हाथ का पल्स चेक करते हैं कौन सा होता है, रेडियल पल्स होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, ब्रैकियल, जो एल्बो के पास करते हैं ब्रैकियल करते हैं, फिर उसके बाद फीमोरल पल्स होता है, उसी तरह पैर में डॉर्सलिस पैडिस होता है, उसके बाद पॉप्लिटियल होता है, फीमोरल होता है, उसी तरह फेस में फेसियल होता है, और ये पेरिफेरल पल्स हो गया। और सबसे जो मेजर और सेंट्रल पल्स जो होता है वो कैरोटिड पल्स होता है। ये कैरोटिड आर्टरी जो होता है ब्रेन को सप्लाई करता है। तो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसका हम रेडियल पल्स चेक नहीं करेंगे या ब्रैकियल पल्स चेक नहीं करेंगे, उसका सेंट्रल पल्स चेक करेंगे। सेंट्रल पल्स कौन सा होता है, कैरोटिड पल्स होता है। तो कैरोटिड पल्स कहाँ से होता है, कैरोटिड पल्स होता है कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट आप देख रहे हैं गले में, ठीक है, ये एडम्स एपल जो कहते हैं, तो एडम्स एपल के आप लेटरल में जाना है, साइड में जाना है, तो वहां पे ग्रूव होता है, तो उस ग्रूव में अपना 2 फिंगर को रखना है। 2 फिंगर को जब रखेंगे तो वहां पे एक पल्सेशन फील होगा, उसी को कैरोटिड पल्स कहते हैं। तो आपको एक्सपर्ट इस तरह इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि आपको फौरन यहाँ पे हाथ रखा आपको फील होना लगे। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट तक कैरोटिड पल्स आप चेक करते रहे, क्योंकि आपको टाइमिंग है 180 सेकेंड, 180 सेकेंड में सारा प्रोसीजर करना है। तो आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कैरोटिड पल्स जो है इसको चेक करने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है, नॉट मोर देन 10 सेकंड। 10 सेकंड्स में आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी चेक करना है और कैरोटिड पल्स भी चेक करना है। तो कैरोटिड पल्स आपने चेक करने में हो सकता है कैरोटिड पल्स आपको मिल रही है, कैरोटिड पल्स अगर फील हो रही है तो इसका मतलब कि पेशेंट में सर्कुलेशन है, तो उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। अगर कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रही है तो इसका मतलब पेशेंट में सर्कुलेशन नहीं है। कैरोटिड पल्स अगर फील नहीं हो रही है तो पेशेंट में सर्कुलेशन नहीं है। अगर आपको पेशेंट को क्या करना है, अगर सर्कुलेशन नहीं आ रहा है पेशेंट में, तो अब उसको आपको पेशेंट को कार्डियक ये चेस्ट कंप्रेशन देना, आर्टिफिशियल सर्कुलेशन ये करना है। आपको पता है कि जो हार्ट है, हार्ट ये स्टर्नम जो आगे जो बोन है, ये स्टर्नम और पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम इसी के बीच में हार्ट है। तो आप इसको जब पंप करेंगे तो उससे ब्लड इजेक्ट होगा हार्ट से और फिर ये बॉडी के दूसरे पार्ट में, ब्रेन में या बॉडी के दूसरे पार्ट में जाएगा। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। सुपाइन पोजीशन अभी डेमो करके भी बताएंगे आपको पेशेंट के ऊपर। सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन का मतलब चित, पेशेंट को चित लेटा दिया। चित लेटाने के बाद कोई भी अगर टाइट क्लोथ है उसके ऊपर, उसमें आपको नहीं देखना है कि मेल है फीमेल है गर्ल्स है बॉयज है, जो भी है उसका टाइट क्लोथ है उसको हटाना है वहां से, ठीक है। उसके बाद उसके क्या करना है कि जो लोअर रिब है, सपोज दैट ये लोअर रिब से आपको आगे की तरफ आना है और यहाँ पे जो बोन है वो स्टर्नम, जो स्टर्नम का सबसे लोअर जो बोन होता है उसको जीफी स्टर्नम कहते हैं। तो जीफी स्टर्नम पे 2 फिंगर रखना है इस तरह से। फिर उसके बाद अपने हाथ को, ये जो आपका हाथ है, आपको एक हाथ से पाम का जो ये हील वाला पोर्शन है, हील के पोर्शन को आपको इस तरह से लॉक करना है, ठीक है। एक हाथ के ऊपर इस तरह से लॉक करना है
लॉक करने के बाद ये जो आपका हील है, हील को आपको स्टर्नम के ऊपर रखना है, जीपी स्टर्नम 2 फिंगर रखना है उसके ऊपर, और इस तरह से कार्डियक पेशेंट को आपको कंप्रेस करना है। कंप्रेस कितना करना है? कंप्रेस 1 मिनट में 100 to 120 टाइम्स करना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है। और कितना डेप्थ होना चाहिए? 5 to 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कंप्रेस करके फिर रिलीज करना है। अभी डेमो करके बताएं किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद उसको रिलीज करना है, यानी कंप्रेस करके छोड़ देंगे। जब तक रिलीज करेंगे तो फिर उसमें ब्लड आएगा, फिर आप कंप्रेस करेंगे तो उससे ब्लड इंजेक्ट होगा। तो 1 घंटे में जो कंप्रेशन का रेट होता है, एडल्ट में जो कंप्रेशन का, चेस्ट कंप्रेशन का जो रेट होता है 100 to 120 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट करते हैं। और जो डेप्थ होता है कितना करना है? 5 to 6 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। 5 to 6 सेंटीमीटर तक उसको कंप्रेशन करना है। अब सी के बाद आ जाइए ए पे, सी ए बी। सी में आपने चेस्ट कंप्रेशन कर दिया, ठीक है, कितना किया? मतलब 30 कंप्रेशन एक साइकिल में। उसके बाद आपको एयरवे चेक करना है। एयरवे किस तरह से चेक करेंगे? पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, आपने चेस्ट कंप्रेशन कर दिया, तो एयरवे चेक करने के लिए आप उसके हेड की तरफ आ जाइए। उसमें है कि हेड टिल्ट और चीन लिफ्ट, हेड को टिल्ट करता है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ है, उसके लेटने के बाद उसको हेड को टिल्ट करेंगे पीछे की तरफ और चीन को इस तरह से उठाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? हेड टिल्ट और चीन लिफ्ट से कि जो आप लोग मोहम्मद निजामुद्दीन जो आ रहा है उसको पिन करिए, तब वीडियो आपको दिखेगा। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। जी सर वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं है सर, मतलब साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सबका यही प्रॉब्लम है सर। तो और ये तो बोर्ड भी पूरा क्लियर से विजिबल नहीं है सर। ये कुछ शो नहीं कर रहा है सर, कुछ भी शो नहीं कर रहा वीडियो। क्या? हेलो, कर रहा है लेकिन सर बोर्ड पे सर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्या लिखा है? कीजिए ना। पूरा साफ एकदम नजर आ रहा है। यहाँ पे दूसरे लोग भी देख रहे हैं, हाँ उनका तो एकदम पूरा आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सही से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि सर बोर्ड विजिबल नहीं आ रहा कैमरे में पूरी तरह से। फोटो आ रहा है, पूरा क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा सर। आप अपने मोबाइल को जो है लैंडस्केप मोड में रखिएगा, तभी पूरा अच्छे से वीडियो आएगा। पूरा बोर्ड नहीं कर रहा, क्लियर भी नहीं, बोर्ड दिखाई दे रहा है। नहीं आ रहा है सर। आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रखिए। कुछ नहीं दिख पूरा रहा वही रखे हुए सामने, पूरा बड़ा कैमरे करके में ना रखे। तो बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है, मतलब बोर्ड का जो पूरा। व्यू है ना वो आधा ही दिख रहा है। हाँ तो आप लैंडस्केप मोड पे रखिए, तभी पूरा आएगा। लैंडस्केप आप अपना कैमरा ठीक है, आप पूरा बोर्ड पे लगाइए, इधर से नहीं दिखता, बोर्ड आधा ही कटा हुआ दिखेगा, तो यहाँ भी तो आधा ही कटा हुआ दिखेगा ना। मेरे को तो सिर्फ आप पे जी लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ तो आप वो करिए, लैंडस्केप करेंगे तभी आएगा। लैंडस्केप ही रहता है सर। यस सर हो रहा है, लैंडस्केप में शो हो रहा है।